हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी के साथ साथ अदर मैगजीन और करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 16 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे पीआईबी के साथ साथ हिंदू और अदर मैगजीन में कौन कौन से आर्टिकल रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है हम उसे पढ़ें। इससे पहले कल के आर्टिकल में एक चीज़ बच्चों की कन्फ्यूज़न हुई थी, वो ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो नवरोज़ था, नवरोज़ का मतलब जो सल्तनत काल में और मध्यकाल में प्रचलन में था, और जो ये नवरोज़ था पारसियों का, क्या दोनों में कोई अंतर था? तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, बस ये है कि शब्द बोलने का प्रोनाउंसिएशन उनका अलग अलग है। कभी नवरोज बोला जाता है, कभी नवरोज बोला जाता है, कहीं नौरवज बोला जाता है, मतलब अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये ईरानियों का है ना। तो वही बात है, इस्लाम भी वहीं से आया है, अरब कंट्री से। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है कदबुर रिजर्व फॉरेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कदबुर रिजर्व फॉरेस्ट आपसे पूछा जा सकता है कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। दूसरी जो घटना है वो है पुडुचेरी या कहें पांडिचेरी को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ तो सारी की सारी रियासतें और सारी की सारी जो इंडियन टेरिटरी है वो आज़ाद हो गई थी और भारत से ब्रिटिश उपनिवेश समाप्त हो गया था। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र थे भारत में, मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्यों नहीं बताऊँगा अभी आप समझ जाओगे। कई ऐसे क्षेत्र थे भारत में जहाँ पे लगभग 1962 तक शासन बना रहा, और उन्हीं में से एक था पुडुचेरी या कहें पांडिचेरी। ठीक है, मैंने आपको फ्रांसीसी उपनिवेश पुडुचेरी के बारे में तो बता दिया, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि फ्रांसीसियों के अलावा और कौन सी शक्ति थी जो औपनिवेशिक काल के बाद भी भारत में या कहें आज़ादी के बाद भी अपनी सत्ता को स्थापित किए रही और किन क्षेत्रों में। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप बताना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, 16 अगस्त के दिन ही 1962 को भारतीय संघ में पुडुचेरी शामिल हुआ, अर्थात फ्रांस अपनी ये छोड़कर बस्तियां वापस अपने देश चला गया। ठीक है, खास बात यहाँ पे ये याद रखना, 90% बच्चों को ये नहीं पता है कि पुडुचेरी कहाँ पे है। उनको लगता है कि पुडुचेरी केवल तमिलनाडु में है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं। जो पुडुचेरी है वो केरल में भी है और आंध्रा में भी है, अर्थात पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो वैसे 4 भागों में विभाजित है और देश के 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि पुडुचेरी और कारिकल जो है वो तमिलनाडु में है, माहे जो है वो केरला में है और यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सभी के सभी फ्रांसीसी बस्तियां थी। अभी हम आपको मैप में दिखा देंगे, चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार आप मैप देख लीजिए। तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी माता। ठीक है, प्यारी पृथ्वी माता से ये हम चले भारत की ओर, और ये भारत में नीचे साउथ इंडिया का रीजन। ठीक है, अब साउथ इंडिया के रीजन में आपको यहाँ पे कई सारे क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये आपका पड़ता है यहाँ पे इस जगह, एक मिनट रुकिए इसको, ये देखिए ये पुडुचेरी आपका है। ठीक है, एक तो ये पुडुचेरी है आपका। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा यनम। ठीक है, तो मैं आपको पहले यनम दिखा देता हूँ। ठीक है, यनम। ठीक है, ये देखिए यनम। ठीक, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में यनम यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो एक ये भी पुडुचेरी की टेरिटरी है, देख सकते हो है ना, पुडुचेरी इंडिया। ठीक है, तो ये इतनी टेरिटरी इसकी है। दूसरा यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था माहे। ठीक है, माहे आपको लोकेशन याद होगी। क्यों याद होगी माहे की? क्योंकि माहे सबसे ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए बताइए? जब आप टीपू सुल्तान को पढ़ते हैं तब वहाँ पे माहे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे उन्होंने नौसेना बोर्ड बनाया था। ठीक है, तो ये माहे है। अब यहाँ पे एक खास बात मैं आपको और बताऊं, जो आप में से अधिकांश बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, हालांकि जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो नए बच्चे हैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी उन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, इस पश्चिमी घाट का जो केरल का रीजन है इसको बोलते हैं मालाबार तट, और ये जो रीजन है पुडुचेरी या तमिलनाडु का इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि वास्को डी गामा मालाबार तट पे आया था और जो हमारे यहाँ लौटते हुए मानसून की बारिश है वो कोरोमंडल तट पे होती है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे।
चलिए अगला नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। मतलब देश के सबसे सम्माननीय और बिल्कुल निरपेक्ष, मतलब जो पार्टीवाद से ऊपर उठ के नैतिकता के पोषक के रूप में जाने जाते हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ महान विभूतियों को आपको पता होना चाहिए जिन्होंने देश को बदला है अपने संस्कारों से और अपने सदाचार से। ठीक है, तो उन्हीं में से नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने 3 कार्यकाल में अपना समय बिताया, जिसमें 1996 में जब पहली बार इनकी सरकार बनी तो वो केवल 13 दिनों की सरकार थी और वो फिर गिर जाती है। ठीक है, दूसरी 1998 से 1999 में 13 महीने की सरकार बनी, यानी कि पहले 13 दिन की फिर 13 महीने की। लेकिन 1999 से 2004 के मध्य इन्होंने अपना पूरी 5 वर्ष की समयावधि को पूरा किया। आपको पता है कि 1998 का टाइम पीरियड कौन सा था? कारगिल वॉर के समय का टाइम पीरियड था। साथ ही इसमें भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया था। ठीक है, तो इसलिए भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल हो जाता है। ठीक है, अगला आर्टिकल है हमारा हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, आपसे पूछा जा सकता है। भारत का ये सबसे लंबा बांध है। दूसरी बात, एम विश्वेश्वरैया की बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि एम विश्वेश्वरैया एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया था कि अगर हीराकुंड बांध पे अगर हम वहाँ पे बांध निर्माण कर दें तो काफ़ी सारे फायदे होंगे, काफ़ी सारे लाभ मिलेंगे। अब यहाँ पे बात आती है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय जब भी आपको वर्ड मिलेगा ना तो इसका सामान्य सा अर्थ क्या होता है? बहुत उद्देश्य। बहुत उद्देश्य का मतलब जो बांध बना है इसका केवल उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना नहीं है, इसका उद्देश्य सिंचाई के संसाधन उत्पन्न करना, मछली पालन के लिए जल वो बनाना, ठीक है, तालाब को बिल्डअप करना, यानी कि कई सारे हम उपयोग कर सकते हैं। बांध से क्या होता है, जो बाढ़ होती है उससे हम सुरक्षा कर पाते हैं, तो उसी चीज से रिलेटेड है बहुउद्देशीय। ठीक है, जब भी ये वर्ड मिलता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए। खास बात कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर है? महानदी पर। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि दामोदर नदी पर है, हुगली नदी पर है, हालांकि वो तो आप कंफ्यूजन से क्रिएट ही कर दोगे कि अरे भाई कहाँ हुगली, कहाँ दामोदर, कहाँ महानदी, ठीक है, कहाँ उड़ीसा, तो लेकिन पता होना चाहिए। महानदी के बारे में क्या खास बात है? ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी कृष्णा के बाद, यानी कि गोदावरी पहली है, कृष्णा दूसरी है और उसके पहले क्या है? महानदी। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। आप लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो, वीडियो जरूर देखते हो, शर्माते क्यों हो? गलत तो ये होगा, जिस दिन आपने ये भय अपने मन से निकाल दिया ना उस दिन आप यूपीएससी बन गए, आईएएस उस दिन आपसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, एक और खास बात है कि कैटल आइलैंड भी यहीं पर अवस्थित है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं हीराकुंड बांध के बारे में, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता चल सकें। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कैटल, है ना, आइलैंड, शायद अगर यहाँ पे मिल जाए। ये तो यूएसए का क्यों दिखा रहा है भाई मेरे? हीराकुंड बांध, चलो हीरा ही कुंड देखते हैं। ठीक है, हीराकुंड, हाँ ये देखो हीराकुंड डैम। ठीक है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है हीराकुंड डैम, ये देख रहे हो। इसको थोड़ा 3D में दिखाएं आपको, चलो आपकी इच्छा है। ये देखो ये डैम यहाँ पे बना है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो ये डैम यहाँ पे बना हीराकुंड बांध। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस जगह पे, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये देखो पूरा जलाशय है चारों तरफ। ठीक है, तो यही है कि यहाँ से बिजली वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब वो की जाती हैं। आपको यहाँ पे चित्र दिखाते हैं कुछ, शायद अगर देखने हो, ये रोप वे मतलब रस्से वाले। ठीक है, मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से, हालांकि आज तक बैठा तो ज़िंदगी में भी नहीं हूँ, लेकिन डरता बहुत हूँ। ठीक है, ये देखो बांध ऐसा होता है। ठीक है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो देख लें कि बांध ऐसा होता है, हीराकुंड डैम है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, जब जो बच्चे उड़ीसा के होंगे वो आराम से देखें, आराम से। ठीक है, वैसे भी उनके घर की बात है ये तो। चलिए इतना हो गया, कैटल आइलैंड भी यहीं पे है। खास बात यह है कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी हीराकुंड बांध के पास में है। आपसे पूछेगा नहीं, बस पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा अम्ब्रेला हेड। अम्ब्रेला हेड वास्तव में क्या है? ये नई शैवाल की एक प्रजाति पाई गई है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रही अम्ब्रेला हेड क्या है?
तो आप बता देना एक शैवाल की प्रजाति है। इंपॉर्टेंट बात है कि शैवाल क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने इनको एनवायरनमेंट लेट्स क्रैक सीरीज 2.0 में जब एनवायरनमेंट कवर करा रहे हैं तो वहाँ पे हमने आपको कवर करा दिया है, बट फिर भी आपको बेसिक एक लाइन में बता देते हैं कि शैवाल में पौधों की वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियों का अभाव होता है, अर्थात ये चीजें देखने को नहीं मिलती। जैसे एक सामान हम पेड़ देखते हैं ना, तो उसमें कई सारी रूट्स होती हैं, ठीक है, उनमें पूरा एक वृक्ष होता है, एक पूरी मोटी तना होता है, बट शैवाल में ऐसा नहीं होता। वो एज इट इज आप ये मान सकते हो जैसे एक फ्लावर होते हैं ना कांटेदार, वैसे हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। काफी उपयोगी कच्चे तेल के लिए काम आते हैं, औषधि निर्माण में काम आते हैं, और भी कई सारी जो प्रसाधन से रिलेटेड सामग्रियां हैं, मतलब मेकअप करने से रिलेटेड या भोज्य पदार्थों से रिलेटेड, उसमें काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। बाकी आपको नहीं याद रखना है, एनवायरनमेंट में हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। शैवालों के अध्ययन को ही हम फाइकोलॉजी कहते हैं। आपसे हो सकता है हाल ही में चर्चा में रहा शब्द फाइकोलॉजी का संबंध किससे है। जैसे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, अभिलेखों के अध्ययन से, ठीक है। तो आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूएन का शांति सैनिकों के लिए प्लेटफॉर्म है। शांति सैनिक का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब नेशन लीग का गठन हुआ था, यानी कि 1999 के टाइम पीरियड पे, ठीक है, तो जो नेशन लीग थी वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद की सेना नहीं थी। बट यूएन का जब गठन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के टाइम पीरियड पे, तो उसमें एक सेना की बात की गई। सेना वो वास्तव में क्या थी, खुद की नहीं, अलग अलग देश अपनी कुछ कुछ सेना की टुकड़ी का कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस सेना को नाम दिया गया पीस कीपिंग, ठीक है, या कहें पीस कीपिंग मिशन के लिए। जैसे मान लो अफ्रीका में कोई तानाशाह राजा हो गया और वहाँ की जनता का वो शोषण करने लगा, तो उस राजा का तख्ता पलट कराने के लिए यूएन अपनी कुछ सेनाएं भेजेगा। जैसे अफगानिस्तान में तो इसलिए नहीं भेज सकता है क्योंकि अफगानिस्तान को कहा जाता है मौत का कुआं एक तरीके से, मतलब जो भी एक बार जाएगा दोबारा वापस आ नहीं सकता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की तो बात अलग है, लेकिन अलग अलग रीजन में देश के जहाँ पे भी या विश्व में कहीं कोई दिक्कत होती तो वहाँ पे मिशन भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसा अभी कोविड-19 के पेंडेमिक के समय भी आपने देखा होगा। खास बात क्या है कि ये जो सेना होती ना, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब जो ये ड्रेसअप पहनते हैं तो सर पे एक हेलमेट पहनते हैं, वो हेलमेट होता है ब्लू कलर का, इसलिए इनको नाम कभी कभी दे दिया जाता है कि ब्लू हेलमेट, ठीक है। तो ब्लू हेलमेट का संबंध किससे है, जो यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स होती है उससे, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ है कि भाई अलग अलग देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो किसी देश के पास स्किल है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास अच्छे वेपन्स हैं। यूएन तो देता नहीं है अपनी आर्टिलरी से कि हाँ हाँ ये वाला वेपन ले जाओ, ये वाला वेपन ले जाओ, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो इसी के लिए यूएन ने ये बनाया है एक प्लेटफॉर्म, और इसमें क्या किया है यूएन ने, इसमें कहा है कि हम जो भी डेंजरस खतरे हैं उनका पता लगाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, और उसके उपयोग के माध्यम से हम अपने सैनिकों को बचाने का भी प्रयत्न करेंगे। जैसे यूएसए की फोर्सेस आप देखते हो ड्रोन का उपयोग करते हैं, ठीक है, और कई सारे ऐसे बिना मतलब मैन के कोई भी व्हीकल का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो रोबोटिक सिस्टम होता है। तो बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी का उपयोग अब यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो करेगी, ठीक है। इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अच्छे से आपको पता है कि इंडिया इन चीज़ों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। भारत तो एंशियंट टाइम पीरियड से, मतलब जब से यूएन का गठन हुआ था तब से ही अपनी फोर्सेस यूएन में पार्टिसिपेट कराता था। लेकिन खास बात तो तब हुई जब 2007 में इंडिया ने ऑफिशियली यूएन पीस कीपिंग फोर्स में एक महिला ट्रूप्स को, ठीक है, वहाँ पे नोटिफाई किया, अर्थात वहाँ पे तैनात किया, ठीक है। और ये करने वाला इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी आप महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखते हैं तो मेंस में आप ये लाइन अगर लिख देंगे तो आपके अंकों में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है अगला आर्टिकल वन धन कार्यक्रम के बारे में। ऑलरेडी हमने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था, बट बेसिक रूप में आपको बता दें। वन धन, वन का मतलब क्या होता है, जो भी जंगल है हमारे, धन का मतलब वहाँ पे जो भी
उपज होती है, मान लो शहद का उत्पादन होता है, किसी फल का उत्पादन होता है, किसी औषधि का उत्पादन होता है, तो उस वन को धन के रूप में तब्दील करना, अर्थात उसकी मार्केटिंग करना, उसको बेचना। तो मार्केटिंग करना है, उसको बेचना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, कोई एक कार्टेल बने, कार्टेल बनेगा तो व्यापारी लोग आएंगे। अब प्रश्न उठता है कि व्यापारी बाहर से लाएंगे तो दिक्कत है, क्यों ना हम उन्हीं जनजाति लोगों के मध्य से आपस में 7 से 8 औरतों को, 10 से 15 आदमियों को एक साथ मिलाएं और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, यानी कि आपस में वो मिलकर कम्युनिटी लेवल पे उस वन में जितने भी उत्पादित उत्पाद हैं उनका संग्रहण करें और उनको बेचें, और बेचने के बाद उससे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, लोगों को रोजगार दें। ठीक है, उसी से संबंधित है वन धन कार्यक्रम। ये जनजाति स्वयं सहायता समूहों का गठन करने, जनजाति उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने हेतु बाजार से जुड़ा एक क्या है, एक तरीके का ये आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी कि आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम, मतलब जो भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनको बिजनेस की डील में आगे लाना। ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, ट्राइफेड। ट्राइफेड वास्तव में क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंतर्गत आती है। पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर फेडरेशन का तो मतलब समझ गए, डेवलपमेंट का मतलब समझ गए, लेकिन इस ई का क्या मतलब है। तो वही होता है कि मोदी सरकार में, या कहें भारत सरकार जो वर्तमान की है, वो आजकल ऐसे ऐसे नाम ले आती है ना कि उनको आप कहीं से भी रिलेट कर सकते हो, बस वो अच्छा नाम देखते हैं। ठीक है, चलिए खास बात क्या है, ये जो ट्राइफेड है ये एक तरीके की मिनिस्ट्री जनजाति के अंतर्गत आती, काफ़ी सारे पर्पस हैं। ठीक है, राइट वगैरह लोगों को दिलाने की बात करती है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है, इंटरेक्ट करना। इंटरेक्ट का मतलब बातचीत करना। ठीक है, तो ये किसका इनिशिएटिव है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास बात यहाँ पे क्या है, इसकी खास बात यह है कि जिन बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सामना करना पड़ता है, या जिन बच्चों के जो मेंटल है वो डिसऑर्डर में है, अर्थात उनकी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनसे बात करना, उनको इंटरेक्ट करना और उनके अंदर मोटिवेशन जगा के उनको लाइफ के नए पर्पस और नए गोल से एक तरीके से रूबरू कराना। ठीक है, जैसे आप में से अधिकांश बच्चे कभी ना कभी डीमोटिवेट होते हो ना, तो उस डीमोटिवेशन के लिए हम कोशिश करते हैं या तो आपसे इंटरेक्ट करें, आपको बताएं। ठीक है, कि आप सच में किस लिए आए हो, किस लिए आपको तैयारी करनी है, तो आप अच्छे से अपने आप को रिवाइव कर पाते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है आज काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल आपको मिले, काफ़ी सारे आर्टिकल आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अपने 17 अगस्त की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।